नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जिसमें कि आज से अपन चालू करने जा रहे हैं एसएससी जेई सिविल का क्रैश कोर्स। जैसे कि आपको पता है कि अब एसएससी ने एक नई डेट अनाउंस कर दी है, जो कि होगी सितंबर के फर्स्ट वीक में। इन्होंने कहा है कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम होगा। अब वो भले एसएससी जेई आपका सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सभी एग्जाम उन 3 से 4 दिनों में हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज इस चैनल पर ये हो रहा है कि एसएससी जेई क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए निकाला जा रहा है। और अब अपन इन 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी का कुछ इस तरीके से फॉलो करेंगे कि 90 डेज़ में आपको टेक्निकल से रिलेटेड जो चीज़ें, अब अपन एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अपन बहुत ज़्यादा थ्योरी में, बहुत ज़्यादा डीप में अपन को कोई पीएचडी नहीं करनी है। अपन को क्या करना है, अपन को अपना एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, अपन को एग्जाम क्लियर करना है, तो अब अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। और किस किस तरीके से अपन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सब अपन देखेंगे। और अब जो अपन वीडियोस में जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चंस हर तरीके से लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए या लास्ट कहीं और किसी जेई एग्जाम्स में आए हुए, वो सभी क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने ये सीरीज़ देख ली, ये वीडियोज़ को अगर आप इस चैनल्स के रेगुलर टच में रहे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस मेरे को आपसे एक चीज़ चाहिए कि आपको इन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखना है, कंटिन्यूसली फॉलो करना है। कहीं भी किसी भी तरह को भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो है सोइल। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एसएससी जेई जो पेपर 1 है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये सब आपको पता है। इसमें से 50 जो मार्क्स आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं। सिविल इंजीनियरिंग 100 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए इस चैनल में आप देख सकते हैं कि जनरल रीजनिंग का अलग से लास्ट 10 ईयर्स में देखो, अपन को जो ज़्यादा फोकस करना है वो कहाँ पर करना है कि ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस में आप पूरे दिन लगा दिया आपने कि नहीं अब तो बहुत सारे अपने पास 90 दिन है तो मैं तो इसको डेप्थ में पढ़ूंगा। इस तरीके से फोकस नहीं करना। आपको कुछ इस तरीके से करना है कि लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेई में किस किस कॉन्सेप्ट की रीजनिंग और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके लिए मेरे पास आपके लिए वीडियोज़ हैं। वो वीडियोज़ आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के, रीजनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप रीजनिंग के लास्ट, उसमें पर्टिकुलर यही चीज़ रखी गई है कि लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उस सीरीज़ में है, उस प्लेलिस्ट में। तो ठीक है, तो उसके लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस का जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है आपका करंट अफेयर्स से। तो 8 से 10 नंबर जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो उस करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ पर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रोज़ सुबह 6 बजे, और रोज़ सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स के जो भी लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स होते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, वो आपको उस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब अपन अपने सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल इंजीनियरिंग के अगर आपकी अपन बात करें कि आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, तो उसको ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोज़ अपलोड करके रखे हुए हैं। आप चैनल अपलोड करें, इसमें चाहिए उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको आपको मिलेगी प्ले लिस्ट एसएससी जेई सिविल की। तो उससे आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज लास्ट 10 ईयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको और अलग से वीडियोस भी देता रहूँगा। जैसे अभी ये जो सीरीज चालू हुई है एसएससी जेई क्रैश कोर्स की, ये वीडियोस भी आपके इसमें ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें, आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और आपका जो सिविल इंजीनियरिंग जो टेक्निकल पोर्शन, ये टेक्निकल पोर्शन आपके राजस्थान जेई और कोई आपका स्टेट, अदर स्टेट जेई एग्ज़ाम वगैरह को, और कोई आपका इवन ए तक के एग्ज़ाम के लेवल इसमें रहेगा। ई एग्ज़ाम के लेवल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें रहेंगे। तो वो सब आपको एकदम कॉन्क्लूडेड फॉर्म में मिलते रहेंगे। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने, मतलब यहाँ जो वर्क रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि आपको वीडियो में ही सब कुछ बता दिया जाएगा, आपको वीडियो में ही सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आपको अलग से पोस्ट जो वीडियोस के जो काम होते हैं कि आपने लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सब चीज़ आपको वीडियोस में करवाती जाएगी। उसके अलावा आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलती जाएगी। उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ओरिजिन ऑफ सोइल पे। ओरिजिन ऑफ सोइल क्या, देखो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सोइल एंड सोइल वाटर रिलेशनशिप। उसमें क्या है, सोइल इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स फाउंड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। इसने बोला इसका मतलब बहुत सारी रॉक होती है कई तरीके की, जैसे आपने सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या इंडिजन वो इग्नियस रॉक पड़ी होगी। वो जब डिसइंटीग्रेट होती है तो उससे सॉइल फॉर्म होती है। सोइल इज इक्वल्स टू क्या होता है, रॉक प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब जो फॉर्मेशन ऑफ सोइल है वो दो तरीके से हो सकता है, या आपको कोई फिजिकल वेदरिंग हो, केमिकल वेदरिंग हो।
ठीक है। तो ये आपको सोइल फॉर्मेशन का तरीका हो गया। अब देखो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग की अगर अपन बात करें तो आपका इरोजन ऑफ रॉक हो जाता है, मतलब कि कोई बहुत तेज हवा चली, कोई वाटर ग्लेशियर आया, कुछ तूफान आया, उससे आपकी जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो गई। उसके अलावा आता है कि सोइल फॉर्म्ड रिटेन मटेरियल्स एंड कंपोजिशन की आपका, और ये दूसरा मेथड है सोइल फॉर्म होने का, ठीक है। उसके जैसा एग्जांपल इसका आपको दे रखा है सैंड और ग्रेवल। फिर आप आ जाओ केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में आपका कुछ एसिड अटैक हो जाए, कुछ एसिड की वजह से, एल्कलीज की वजह से जो रॉक्स है बेसिकली, उन रॉक्स पर अगर एसिड या कुछ एल्कलीज फॉल होती है या उसके टच में आती है, तो फिर आपका केमिकल वेदरिंग की वजह से आपका सोइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसा आपका कोई मान लो ग्लेशियल मेल्ट वगैरह हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मिनरल कंपोजिशन अगर आपका कुछ चेंज हो गया, तो फिर अगर रॉक डिसइंटीग्रेट हो रही है तो आपका सोइल फॉर्म होता है। उसका एग्जांपल एक ले देखो, कहने वाली बात ये है कि आपकी रॉक डिसइंटीग्रेट होती है तो आपकी सोइल बनती है। ये चीज़ समझनी है कि रॉक अगर डिसइंटीग्रेट हुई तो आपकी सोइल बनी है, ठीक है। अब वो भले फिजिकल हो केमिकल हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप आ जाओ सोइल डिपॉजिट्स। इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि देखो, सबसे पहले एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। रेजिडुअल सोइल वो सोइल होती है जो विच इज़ लोकेटेड एट द लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन की। मान लो यहीं रोक डिसइंटीग्रेट और यहीं जो सोइल रह गई वो आपकी कौन सी सोइल कहलाएगी? रेजिडुअल सोइल कहलाएगी। ट्रांसपोर्टेड सोइल क्या कहलाएगी? इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरेंट लोकेशन टू दी न्यू लोकेशन। मतलब आपकी मान लो इधर ये रोक और यहाँ से पानी बहता बहता इधर की तरफ आ गया, तो फिर यहाँ पर जो सोइल हुई, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, यहाँ पर पेरेंट रोक थी, पेरेंट लोकेशन कहाँ थी? यहाँ पर थी, पर बहने की वजह से ये इधर की तरफ आ गई, तो एक न्यू लोकेशन पर ये आपके सोइल आ गई। दैट विल बी ए ट्रांसपोर्टेड सोइल, मतलब सोइल जो आपकी ट्रांसपोर्ट होकर आ गई। दूसरा क्या है आपका? एलुवियल सोइल जो रिवर के फ्लो की वजह से जो सोइल आती है, रिवर डिपॉजिट की वजह से जो सोइल आती है वो एलुवियल सोइल कहलाती है। उसके बाद आती है लैक्वेस्ट्रीन सोइल। लैक्वेस्ट्रीन सोइल होती है आपकी स्टिल वाटर ऑफ लेक्स, ठीक है। ये क्या होता है कि लेक में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, लेक में जो पानी में ठहरा हो जाता है, उसकी वजह से जो सोइल डिपॉजिट होती है वो आपकी लैक्वेस्ट्रीन सोइल कहलाती है। देखना, एल मतलब लैक्वेस्ट्रीन और एल मतलब लेक्स। समझ आ रहा है आपको? एल मतलब लैक्वेस्ट्रीन और एल मतलब लेक्स। तो ये आपका एक तरीका भी मैं आपको साथ साथ ट्रिक्स बताते जाऊंगा। फिर आती है आपकी मरीन डिपॉजिट। मरीन मतलब आप समझते हो कि समुद्र के पानी की वजह से, मतलब सी वाटर की वजह से। फिर आपकी आती है एओलिन सोइल। ये भी इंपॉर्टेंट है। एओलिन सोइल जो विंड की वजह से आती है, मतलब हवा की वजह से जो सोइल आती है या विंड की वजह से जो सोइल आती है उसको आप एओलिन सोइल कह दिया। फिर आती है ग्लेशियल सोइल। आपका जो ग्लेशियल्स की जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं उसकी वजह से जो सोइल आती है वो आपकी ग्लेशियल डिपॉजिट कहलाएगी, ठीक है। जैसे आपकी ड्रिफ्ट टोटल हो गई। उसके बाद कोलुवियल सोइल। कोलुवियल सोइल आपकी ग्रेविटी की वजह से आती है, ठीक है। ध्यान रखना, जो एलुवियल होती है वो रिवर की वजह से आती है, और जो कोलुवियल होती है वो आपकी ग्रेविटी की वजह से आती है, ठीक है। अब याद कर लो दोबारा से। रेजिडुअल मतलब आपको पता ही कि जो रेजिडुअल मतलब जो रह गई मतलब जो फॉर्मेशन पे रह गई। ट्रांसपोर्टेड मतलब आपको नाम से पता लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट होकर आई है। एलुवियल मतलब रिवर की वजह से। लैक्वेस्ट्रीन मतलब एल मतलब लैक्वेस्ट्रीन और एल मतलब लेक्स। मरीन मतलब आपको पता ही इसकी सी वाटर की वजह से। एओलिन आपको पता ही इट इज़ डिपोजिटेड बाय विंड, ठीक है। उसके बाद आपका ग्लेशियर डिपॉजिट आ गया जो कि ग्लेशियर्स की वजह से आती है। उसके बाद कोलुवियल आ गया जो कि आपका ग्रेविटी की वजह से आती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि सम इंपॉर्टेंट सोइल्स क्या है। सबसे पहला होता है इसमें बेंटोनाइट क्ले और ब्लैक कॉटन, ठीक है। बेंटोनाइट क्ले और ब्लैक कॉटन, इसके लिए आप एक वर्ड याद कर लो, मोंट मोरिल्लो नाइट। ये आप वर्ड याद कर लो, मोंट मोरिलो नाइट। 3 बार बोलोगे इसको, मोंट मोरिलो नाइट। मोंट मोरिलो नाइट इन दोनों सोइल में होता है आपका, किसमें? ब्लैक कॉटन सोइल में और बेंटोनाइट क्ले में। इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, अब देखो आप थ्योरी तो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, मेरे को जो बताना है पहले मैं वो बता देता हूँ कि मोंट मोरिलो नाइट जब सोइल में होता है तो वो बेसिकली इसका जो वॉल्यूम होता है, जिसमें भी ये होता है, मान लो सैंड में हो किसी में हो, तो ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। तो जैसे ही मोंट मोरिलो नाइट किसी सोइल में प्रेजेंट हो रहा है, वो जैसे ही सोइल वाटर के टच में आती है तो उसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ हाईली प्लास्टिक, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एश। ऐसे ब्लैक कॉटन सोइल में भी क्या होता है आपका, मोंट मोरिलो नाइट होता है, हाई स्वेलिंग होती है और हैज़ वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी। आपको बताया भी जाता है कि जहाँ ब्लैक कॉटन सोइल होती है वहाँ पर हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। फिर आप आ जाओ लोम पे। लोम क्या है? बेसिकली लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। लोम क्या है आपका? लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके बाद आप आ जाओ इंड्यूरेटेड सोइल। इंड्यूरेटेड सोइल में आपका आ गया हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ठीक है। इंड्यूरेटेड सोइल मतलब आपका क्ले की वजह से जो मतलब हार्डनिंग ऑफ क्ले होती है आपका हीट और प्रेशर की वजह से, जब आप क्ले को हार्डन करते हो तो आपके इंड्यूरेटेड
क्ले कहलाती है। ऑर्गेनिक क्ले से आपको पता है ये मक, पीट और ह्यूमस वगैरह। मक आपका ये हो गया इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक में जैसा आपका ये वेजिटेशन, पत्ती, लीव्स वगैरह ये हो गई। और सॉरी, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में आपके ये कंकर पत्थर वगैरह हो गए। इनकी मिक्सचर्स की वजह से जो बनती है वो आपका मक कहलाता है बेसिकली। ठीक है, जैसे कई बार अपन नहीं देखते कि यहाँ पर तो मक हो गया, मतलब कोई कैनाल है, कोई रिवर है, वहाँ पर मक डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पीट सोइल, इट इज़ अ फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस आ जाता है आपका, इट कंटेन्स ओनली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि मोंट मोरिलोनाइट के बारे में आपने जाना। मोंट मोरिलोनाइट, ठीक है, मोंट मोरिलोनाइट आप फट याद कर लेना है कि इसमें मिलता है, ये बेंटोनाइट क्ले में मिलता है, ब्लैक कॉटन सोइल में मिलता है, जो कि आपके सैंड का जो है बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज करती है। ठीक है, फिर आप आ जाओ सोइल वाटर रिलेशनशिप। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें अपन को परेशान नहीं होना। क्या है इसमें कि देखो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका सोइल है। सोइल के अंदर तीन चीज़ होती है, होती है, और मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर स्टैंडर्ड तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले तो एक आता है वर्ड सॉलिड्स, ठीक है, एक होता है वाटर, एक होता है आपका एयर। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। तो इसमें ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ना मोटे मोटे से, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो होता है ये होता है सॉलिड्स सॉइल के अंदर। तो ये थ्री फेज सिस्टम हो गया। थ्री फेज में आपका क्या हो गया, आपके थ्री फेज में आपका सॉलिड्स भी हो गया, वाटर भी हो गया और एयर भी हो गया। जैसे ये जो सिस्टम है आपका, ये इट इज़ ए थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, समझ आ रहा है। थ्री फेज सिस्टम में क्या हुआ, आपके पास सॉलिड्स भी आ गए, वाटर भी आ गया और एयर भी आ गई। एयर मतलब आपके वॉइड्स आ गए खाली, जिसमें वाटर नहीं भरा हुआ, ये हो गया थ्री फेज सिस्टम। अब हो सकता है कि ये किसी किसी सोइल में सॉलिड हो और वाटर पर एयर ना हो। अगर एयर नहीं होगी तो इसका मतलब जो पूरे वॉइड्स हैं, अगर एयर नहीं होगी तो पूरे जो वॉइड्स हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो पूरे वॉइड्स में आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। इसका मतलब अब सोइल में दो ही चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, एक तो सॉलिड है और एक वाटर है। तो ये आपकी ऐसी जो सोइल होगी जिसमें वॉइड्स के अंदर ओनली वाटर है, वो आपकी फुली सैचुरेटेड सोइल कहलाएगी। ठीक है, ऐसी सोइल जिसके वॉइड्स में पूरे ओनली वाटर है, वो आपकी फुली सैचुरेटेड सोइल कहलाएगी। और ऐसी सोइल जिसके वॉइड्स में ओनली एयर है, वाटर अवेलेबल ही नहीं है, पानी है ही नहीं, ऐसी सोइल आपकी कहलाएगी फुली ड्राई सोइल। ठीक है, समझ आ गया भाई। अगर देखो पानी अवेलेबल है तो फुली सैचुरेटेड, और पानी अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी तो आपकी वो ड्राई सोइल कहलाएगी। और अगर थोड़ा बहुत पानी है और थोड़ी बहुत एयर है तो आपकी पार्शियली सैचुरेटेड सोइल कहलाएगी। ये सिंपल सी स्कीम समझने की। थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम ये कहलाया। टू फेज में क्या हुआ, आपके टू ही फेज है, या तो सॉलिड होगा, मतलब सॉलिड के साथ या तो पानी होगा, या फिर सॉलिड के साथ एयर होगा। पर थ्री फेज में आपके तीनों चीज़ रहती है, सॉलिड भी रहता है, वाटर भी रहता है और एयर भी रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ सोइल वाटर रिलेशनशिप पे। जैसे कि आपको बताया कि ये देखो तीन चीज़ हो गई आपकी, एक सॉलिड हो गया, एक वाटर हो गया, एक एयर हो गया। तो देखो सॉलिड के वॉल्यूम का आपने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वी एस से इसको आपने डिनोट कर दिया। ठीक है, वी एस, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर आ गया इसका भाई, इसका कुछ वेट भी होगा तो इसको आपने डिनोट कर दिया वेट ऑफ सॉलिड से। फिर इसके बाद आ गया आपकी वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम है उसको आपने डिनोट कर दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर से, वी डब्ल्यू से। तो फिर वेट ऑफ वाटर भी होगा, उसको आपने डिनोट कर दिया डब्ल्यू डब्ल्यू से। उसके बाद एयर आ गई, एयर का जो वॉल्यूम है उसको आपने डिनोट कर दिया वॉल्यूम ऑफ एयर। और इसको जो आपने डिनोट कर दिया एयर के वाटर से, तो उसको आपने डिनोट कर दिया डब्ल्यू ए। कहने वाली बात क्या है कि अगर आप इसका टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस, ठीक है, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या क्या हो जाएगा, अब टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा कैपिटल वी इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मतलब वी एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ए। ठीक है, इनमें से भी जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। भाई ये जो दो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये तो वॉइड्स है, वॉइड्स के अंदर आपकी एयर या वाटर है, तो इसका मतलब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया। इसके अलावा ये जो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम हो गया वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गया। पर यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल होगा, जिसको आप वी से डिनोट करोगे। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद आप आ जाओ सॉलिड्स पे। सॉलिड्स में क्या है कि सबसे पहले हो गया आपका वेट ऑफ सॉलिड्स।
ठीक है, सबसे पहले हो गया आपका वेट ऑफ सॉलिड्स, फिर हो गया आपका वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर को क्या है अपन नेग्लिजिबल कर देते हैं, वेट ऑफ एयर को अपन क्या है नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको अपन अवॉइड कर देते हैं, इसको अपन कंसिडर नहीं करते। तो टोटल वेट ऑफ सोइल क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सोइल इज इक्वल्स टू या तो वेट ऑफ सॉलिड्स आएगा प्लस वेट ऑफ वाटर आएगा। समझ आ गया? तो या तो वेट ऑफ सॉलिड्स आएगा या वेट ऑफ वाटर आएगा। अगर मान लो फुल्ली सेचुरेटेड सोइल है तो आपका टोटल वेट ऑफ सोइल क्या आएगा बताओ। ठीक है, अगर फुली सेचुरेटेड सोइल में आपका ओनली वेट ऑफ वाटर ही रहेगा, वेट ऑफ एयर नहीं रहेगा। और अगर मान लो फुली ड्राई सोइल है, से फॉर एग्जांपल मान लो कि फुली ड्राई सोइल है, फुली ड्राई सोइल होने का मतलब है कि उसमें पानी है ही नहीं, पानी नहीं तो पानी का वेट जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो टोटल वेट ऑफ सोइल आएगा वो टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स के इक्वल होगा, क्योंकि जो वेट ऑफ एयर है वो अपन कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल। ओके, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम की अपन बात कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ओनली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इसके अलावा और अगर अपन को बोले कि नहीं टोटल वॉल्यूम आप बताओ, तो टोटल वॉल्यूम आप इसमें क्या प्लस कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी प्लस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल हो जाएगा, जिसको कि आप कैसे डिनोट करोगे, उसको आप डिनोट करोगे वी से। ये चीज़ समझना जरूरी है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, देखो सोइल वाटर रिलेशनशिप कुछ चीज़ें होती है। देखो इसमें क्या रखा है, वॉइड रेशियो, रेशियो दे रखा है, इसका मतलब ये किसी न किसी चीज़ के रेशियो में होगा। तो वॉइड रेशियो मतलब वॉइड है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में, ये वॉइड्स कहाँ पर होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में। समझ आ गई? वो ई इज इक्वल्स टू क्या हो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से किसके रेस्पेक्ट में है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये वॉइड रेशियो है। ठीक है, रेशियो वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको कुछ रेस्पेक्टिव या कुछ रिलेटिव सी टर्म के रेस्पेक्ट में आपको रेशियो दिखाना पड़ेगा। तो ये रेशियो क्या हुआ, ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसके अलावा एक और रिलेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में, वो होता है ही ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन। तो एन आपकी क्या हो गई, यहाँ पे एन आपकी पोरोसिटी हो गई ये वाली। ठीक है, एक एक करके अपन बात करते हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, अब देखना, देखो वॉइड रेशियो अपन ने पढ़ा कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, पर पोरोसिटी क्या होगी, पोरोसिटी में तो आपका ई की जो ऊपर वाली टर्म है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो आएगा, पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं आएगा। ये पोरोसिटी, ये टोटल सॉइल की बात कर रही है, तो इसमें अपन बात करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और अगर आप अपने क्या बोला था, ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन। अब यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू निकालते हो तो वो आएगी ई अपॉन 1 प्लस ई। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन और एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। फिर तीसरी आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको क्या बताएगा कि भाई कितना पानी, कितनी वो सोइल सेचुरेटेड है। मान लो अगर कोई बोले कि 50% सेचुरेटेड है, 50% सेचुरेटेड मतलब 50% पानी अवेलेबल है। ठीक है, तो एस की वैल्यू आप लिख सकते हो 0.5 उस केस में। ठीक है, तो इसके अपन एक बार डेफिनेशन पढ़ लो क्या है इसमें, कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए सोइल कैन वेरी बिटवीन 0 एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दिस कैन बी एक्सप्रेस एज डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज। तो अब जो आपका एस है, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है कि आपका, देखो सबसे पहले डिग्री ऑफ सेचुरेशन की अपन बात करेंगे, ये होती है पानी के रेफरेंस में बात, तो अपन क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है वॉइड्स के, तो उसका रेशियो आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हुआ आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, समझ आ गई? फिर नेक्स्ट आती है आपका एयर कंटेंट। देखो एयर कंटेंट में क्या होगा, देखो वो था डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो उसमें था वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब एयर में एयर आएगी तो वॉल्यूम ऑफ एयर कर दोगे आप। ठीक है, उसमें था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन में एस में, पर इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। भाई कितने वॉइड्स में कितने हवा अवेलेबल है तो वो आपका एयर कंटेंट हो गया, कितने वॉइड्स में कितना पानी अवेलेबल है तो वो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया। सिंपल है। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, इसको अपन एन ए से डिवाइड करते हैं, एन ए से डिवाइड करते हैं तो उसको आप कैसे लिख सकते हो,
एन इंटू ए लिख दो, जिसमें ए तो ए क्या हो गया आपका एसी वाला हो गया, दैट इज एयर कंटेंट। एयर कंटेंट आपको पता ही है वो क्या है आपका, एयर कंटेंट है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। पोरोसिटी आपको पता ही है वो क्या है आपकी, पोरोसिटी है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये पढ़ा था ना अभी अपन ने पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी क्या हुई आपकी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोरोसिटी। फिर अब आप आ जाओ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो वाटर कंटेंट क्या है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर प्रेजेंट टू दिस मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें क्या है, तो वाटर कंटेंट में, देखो वाटर कंटेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप वेट यूज़ करोगे, तो वेट ऑफ वाटर, अब देखो वेट ऑफ वाटर, अब आप रेशियो में बात करोगे तो रेशियो में वेट ऑफ एयर तो होगा नहीं, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो वैसे जीरो होता है। बचा कौन सा वेट, वेट ऑफ सॉलिड्स बचा, तो आपने वेट ऑफ सॉलिड्स लिख दिया। समझ आ रही है कि वेट ऑफ वाटर कंटेंट क्या हो गया आपका, W इज टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। समझ आ रही है चीज़, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। फिर आप आ जाओ ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रू, एक होती है मास। जब तक दी गिवन ना क्वेश्चन में कि ट्रू है कि मास है, तो आपको कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी माननी है, आपको ट्रू वाली माननी है। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है आपकी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आप आ जाओ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होती है कि गामा टी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू तो सेम है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और गामा टी क्या है आपका, बल्क यूनिट वेट आ गया, टोटल यूनिट वेट ऑफ दिस सोइल हो गया आपका, ठीक है, दैट इज गामा टी। इसकी आप वैल्यूज याद कर सकते हो कि जी एस की वैल्यू हो गई 2.6 से 2.7 फॉर इनऑर्गेनिक सोइल, और 1.2 से 1.4 फॉर ऑर्गेनिक सोइल। तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज आ गई। ये भी दिस इज पार्ट ऑफ एमसीक्यूज, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इनऑर्गेनिक सोइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है 2.6 से 2.7 ज़्यादा होती है, ठीक है, और ऑर्गेनिक सोइल के लिए कम होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, दैट इज 1.2 टू 1.4। समझ आ गया। अब आप आ जाओ यूनिट वेट ऑफ सॉइल पे। देखो यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बल्क यूनिट वेट। देखो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट बोल लो या टोटल यूनिट वेट बोल लो, उसको आप भले गामा टी से डिनोट कर लो या फिर गामा बी से डिनोट कर दो। तो यूनिट वेट क्या होता है आपको पता है, यूनिट वेट मतलब हो गया आपका एक तरीके से डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब मतलब हो गया आपका मास अपन वॉल्यूम या वेट अपन वॉल्यूम। तो यहाँ अपन वेट अपन वॉल्यूम की बात करेंगे, यूनिट वेट की बात करेंगे, तो वो हो गया आपका W, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, वेट अपन वी, W अपॉन V। तो ये क्या हो गया आपका कि टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये हो गया आपका बल्क यूनिट वेट बोल लो, कह लो इसको, या टोटल यूनिट वेट कह लो भाई। इसमें आपका वॉइड, एयर, वेयर, वाटर वाटर सब आ गया सॉलिड बॉडी का। फिर नेक्स्ट हो गया आपका ड्राई यूनिट वेट। अब देखो यहाँ बात हो रही है ड्राई यूनिट वेट की, गामा डी की। तो गामा डी में ड्राई यूनिट वेट क्या होगा आपका, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो नीचे हमेशा अभी तक जो अगली एक जो टर्म आएगी सैचुरेटेड यूनिट वेट, उसमें भी आपका जो नीचे आएगा वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ही आएगा। बट ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल रहे हो आप, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल दो, तो ड्राई यूनिट वेट कब निकलेगा आपका, भाई वेट ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स बचा है क्योंकि ड्राई की बात हो रही है। उसके बाद टोटल वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फिर आप आ जाओ सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड मतलब आपका क्या हो गया, पानी वाला हो गया। तो पानी वाला हो गया तो गामा सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये हो गया आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। ये क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, मतलब आपका वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फिर आप आ जाओ सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट कैसा आ जाएगा आपका, उसके लिए तो क्या है, गामा सैचुरेटेड में से गामा W माइनस कर लो तो आपका सबमर्ज आ जाएगा कि कितना पानी, कितना कितने सॉइल सबमर्ज्ड है, मतलब कितनी 50% है 40% है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला आपको मैं दे ही चुका। उसमें से आप जब गामा W माइनस कर लोगे, ठीक है, जब आप यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई। फिर आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। अब देखो सीधे से यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स पूछ रहा है ये, अभी तक तो था
बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैचुरेटेड। अब आ जाता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहा है, सीधा सॉलिड्स पे जा रहा है, तो अपन को कुछ भी नहीं करना। अपन को सॉलिड का देखो वेट अपन वॉल्यूम यूनिट वेट होता ही अपन को पता है, वेट अपन वॉल्यूम होता है, तो डब्ल्यू एस कर दिया अपन इधर, वी एस कर दिया, कि क्या हुआ कि डब्ल्यू एस अपन वी एस हो गया, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसी ये बात कर रहा है यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर केस में अपन क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपल है भाई, इसको तो अपन को रटना थोड़ी है फॉर्मूला अपन को एक भी याद नहीं किया अपन ने क्या याद किया, अपन को पता था यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट में अपन ने क्या किया, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जैसा। लेकिन अपन ने जब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकाला तो उसमें अपन को पता था वेट अपन वॉल्यूम होता है। वेट अब किसका लेना है, सॉलिड का लेना है, वॉल्यूम किसका लेना है, सॉलिड का लेना है। ऐसे इसमें वाटर वाले केस में जो अपन को वेट लेना है वो वाटर का लेना है, जो वॉल्यूम लेना है वो भी वाटर का लेना है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आपकी, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब देखो ई मैक्स कब होगा, देखने वाली बात यह है कि ई मैक्स कब होगा, ई मैक्स कब होगा, मतलब आपका वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। वॉइड रेशियो कब ज़्यादा होगा, जब आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मान लो ये बहुत ज़्यादा लूजेस्ट स्टेट में है, तो इसका मतलब लूज है तो ये वो पार्टिकल्स दूर हैं तो उसमें वोल्ट ज़्यादा है, समझ आ गया। और अगर ई मिनिमम कब होगा आपका, ई मिनिमम होगा जब आपके ये पार्टिकल्स पास हैं, इसका मतलब कि ये जो किस कंडीशन में, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी डेंसेस्ट, ठीक है, ये जो कंडीशन हो जाएगी वो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डेंसेस्ट हो जाएगी। तो ई मिनिमम वाली, ठीक है, ई मिनिमम मतलब आपका वॉइड रेशियो मिनिमम है, वॉइड रेशियो मिनिमम आपके पार्टिकल्स पास में उनमें वॉइड्स नहीं है, तो मतलब वो डेंस है, तो डेंसेस्ट स्टेट में ई मिनिमम होगा, लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्सिमम होगा। तो इसने क्या कहा कि आई डी इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। उसके बाद आ गया रिलेटिव कॉम्पैक्शन, कुछ बहुत ज़्यादा कोई मतलब ये फॉर्मूला आप याद करो तो रखो, नहीं तो कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस ये देख लेना एक बार कि आर सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई मिनिमम अपन 1 प्लस ई, और ये इसने ये दे दिया रिलेटिव कॉम्पैक्शन किससे लिंक कर दिया, 80 प्लस 0.2 आर डी एक लिंक होता है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी पर जरूर याद कर लेना, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये आपके हुए रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। फिर आ जाओ आप रिलेटिव डेंसिटी का, ये कुछ टेबल वगैरह दे रखी है कि ऐसे कुछ टेबल होती है कि ई मैक्स की, देखो इसमें अब इसने क्लासिफिकेशन दे दिया कि अगर रिलेटिव डेंसिटी परसेंटेज में 15% से कम है तो बहुत ही लूज़ है, ठीक है, इसने कह दिया कि अगर 15% से कम है तो बहुत लूज़ है। इसके बाद जैसे जैसे देखो ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो ये डेंस बताता जा रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे इसके परसेंटेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये डेंस बता रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हाँ, ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे हो रहा है। देखो ई मिनिमम इसमें है डिनोमिनेटर में और माइनस हो रहा है, तो जितना ज़्यादा डेंस होगी सॉइल, जितनी ज़्यादा सॉइल डेंस होगी तो वो ई मिनिमम भी उतना ही होगा, ई मिनिमम उतना होगा तो उतनी ही वैल्यू डिनोमिनेटर में कम आएगी, उतनी वैल्यू डिनोमिनेटर में कम आएगी तो उतनी ही आपकी रिलेटिव डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए जब कम परसेंटेज होता है रिलेटिव डेंसिटी का तो जो सॉइल होती है वो लूज होती है, फिर मीडियम, फिर डेंस, और फिर वेरी डेंस होती है। एक नज़र आप इस टेबल पर मार लेना, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप्स आ गए कुछ कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ना मत, कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस ई। अब मैं एक एक टर्म आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या होती है, उसके बाद याद आप ही को करना है। देखो जो वी एस हुआ आपका वो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ठीक है। इसके बाद एन इज इक्वल टू ई अपन 1 प्लस ई, मैंने बता ही दिया था आपको। इसके बाद आ जाता है आपका डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, जो ये वाला डब्ल्यू है वो आपका क्या हो गया, वेट ऑफ सॉइल हो गया, डब्ल्यू क्या हो गया, वेट ऑफ सॉइल हो गया। स्मॉल डब्ल्यू क्या हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूले का आप कैसे याद करोगे, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, जिसको आप याद करो सहवाग की तरीके से, कि ये सहवाग है, सहवाग की स्पेलिंग क्या होती है, एस ई एच डब्ल्यू ए जी, तो एस इधर आ गया, एच का इक्वल बन गया डब्ल्यू, ए इसमें साइलेंट हो गया, डब्ल्यू जी हो गया, ठीक है। एस जो है यहाँ पर आपकी हो गई डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गई, ई आपका वॉइड रेशियो हो गया, स्मॉल डब्ल्यू आपका वाटर कंटेंट हो गया, और जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है। फिर आप आ जाओ, देखो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद करना है, और बस ये फॉर्मूला याद कर लो तो आगे बाकी ये फॉर्मूला अपना आप याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसमें क्या है कि गामा टी दे रखा है जी प्लस ई एस
इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। अब देखो ये है आपका टोटल यूनिट वेट, ये क्या है आपका टोटल यूनिट वेट की गामा टी इज टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब अगर ये टोटल यूनिट वेट है, अगर आपकी ड्राई सोइल है, ड्राई सोइल अगर आया तो आपका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है एस क्या हो जाएगा, आपकी जीरो हो जाएगा। एस जीरो हो जाएगा अगर इस केस में, तो ये वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, ई एस वाली। ई एस वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सीधा जी इंटू गामा डब्ल्यू, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। तो ये हो गया आपका गामा डी, ये हो गया ड्राई सोइल के केस में। और फिर अगर आप मानो कि ठीक है, फिर एक दे रखी है इसने, अगर मान लो कि आपकी सोइल सेचूरेटेड है फुली, अगर आपकी सोइल फुली सेचूरेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एस की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या आएगा, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ये हो गया आपका गामा सेचूरेटेड के केस में। फिर नेक्स्ट आप आ जाओ, गामा डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - NA इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG। गामा डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, गामा डी इज टू गामा अपॉन 1 + W। गामा डी को आप कैसे लिख सकते हो, गामा अपॉन 1 + W। गामा सबमर्ज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि गामा सबमर्ज इज टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। इसके अलावा ये जो परसेंटेज ऑफ एयर वोइड्स वाला फॉर्मूला था, मैंने बताया था आपको कि एन ए को आप कैसे लिख सकते हो, एन इंटू ए करके, जिसमें एन आपकी पोरोसिटी हो गई, ए आपका एयर कंटेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपको पता ही कि ए सी इज टू 1 - S होता है, क्यों, क्योंकि ए क्या है आपका एयर कंटेंट हो गया प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन सोइल इज टू 1। जब ये दोनों मिलके तो 1 होंगे, ये क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम ही क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वोइड्स होता है। अगर ये दोनों ही +1 होता है, अब इस केस में क्या होता है, ऐसे इधर चला जाएगा तो 1 - S हो जाएगा। फिर आ गया आपका गामा सेचुरेटेड, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें एस की जगह आप 1 रख दोगे तो जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + तो मतलब इससे ये, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो आपने ये याद कर लिया, ये ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब ये और ये ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास। समझ आ गई चीज़। तो गामा जो टोटल यूनिट वेट होती है वो क्या हो गया आपका, जी प्लस ई एस अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। देखो ये फॉर्मूलेज आप जरूर से याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आपको याद करना ही करना है। आगे जब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें मेरे को आपसे ये चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सैम्पलर हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.7, फाइंड वॉइड रेशियो, और ये सब। तो ये सब चारों ऑप्शंस आपको करके देने हैं, कमेंट में ज़रूर से इसका जवाब देना है आपको, ठीक है, ABCD करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे रिलेटेड जो भी और अदर फॉर्मूलेज हैं और अदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब अपन देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आपको SSC JEE की तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करनी है तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी ही कर लें बल्कि, ठीक है। और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जा करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको हर तरीके से सब तरीके से आपको कंटेंट मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।